दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि बिना ईडी के पक्ष को सुने हुए इस याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। 28 तारीख को भी सुनवाई होनी है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई 3 अप्रैल को होनी जा रही है। यानी अब स्थिति क्या है? अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, ईडी की हिरासत में है। वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी फिर से पेशी होने वाली है 28 तारीख को, और जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके लिए दोबारा रिमांड मांगने की कोशिश करने जा रही है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि सीबीआई भी अपनी तैयारी में है कि अगर ईडी की तैयारी पूरी नहीं हुई तो सीबीआई अपनी तरफ से पैसे की छानबीन और उसके साथ साथ शराब के घोटाले में होने वाले तमाम मुद्दों को लेकर अपनी तैयारी करेगी। लेकिन इसमें पेच कहां फंसा है? पेच यहां इस बात पर फंसा हुआ है कि जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के हिसाब से ज्यादा ही चतुर निकले हैं। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। 11 महीने बाद दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत मुफीद था। कैंपेनिंग नहीं कर पाते, लोगों तक मास कनेक्ट नहीं बना पाते, पंजाब नहीं पहुंच पाते, गोवा नहीं जाते, गुजरात नहीं जाते। अब इन सब के बीच में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत यह कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार ही नहीं किया। शुरू से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का बखान करते चले आ रहे थे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वो हेमंत सोरेन नहीं है, यह साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो हेमंत सोरेन नहीं है। हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया एक दूसरे व्यक्ति को जो कि उनके विश्वास प्राप्त थे, उनके परिवार के विश्वास प्राप्त थे, उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा दिया और उसके बाद ईडी के साथ जेल गए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस गुरिल्ला वॉरफेयर के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं साहब। इतने सालों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अपने पैर जमाने का मौका दिया ही नहीं। यानी कि जो एक उम्मीद थी, एक आस थी कि सत्ता एलजी के हाथों चल सकेगी, आम आदमी पार्टी का किसी और उम्मीदवार को सामने रखना पड़ेगा, किसी को मनोनीत करना पड़ेगा, या राबड़ी देवी पार्ट 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेच यहां पर यह फंस गया कि अब अगर लेफ्टिनेंट जनरल यह रिकमेंडेशन देते हैं कि दिल्ली में सरकार ठीक तरीके से नहीं चल रही या फिर सरकार अपने वैलिड काम को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास एक मौका होगा कि राष्ट्रपति के पास इस पूरे मामले को रखा जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए। लेकिन ऐसा करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाएगा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को देखिए, जेल के भीतर रहते हुए भी अपने पत्नी के हाथों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अब बीजेपी को ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी पत्नी मार्टियर नहीं बन पाएंगी, उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल के बारे में ये नहीं कहेंगी कि अरे देखो आप आंखें बंद करो और आपको अरविंद केजरीवाल आपके बगल में महसूस होंगे। किसने सोचा था ऐसा? जाहिर सी बात है अब भारतीय जनता पार्टी के पास सड़क पर आकर विरोध करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि किस आधार पर लेफ्टिनेंट जनरल पर यह दबाव बनाया जाए कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगे। अब आप यहां पर पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो अब विक्टिम कार्ड कैसे प्ले कर सकते हैं? वो कैसे ये कह सकते हैं कि दिल्ली के लोगों की परेशानी हो रही है पानी को लेकर, इसलिए मैं आदेश पारित करता हूं कि मेरे मंत्री उसके बारे में काम करें। उन्होंने आतिशी जी को एक चिट्ठी भी दी है। वैसे उन्होंने दिल्ली के तमाम क्लिनिक्स को लेकर एक चिट्ठी दी कि वहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं। मैं अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार हूं और ऐसे में उन लोगों के लिए यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं लोगों के लिए खड़ा रहूं। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल कागज पर लिखकर भेज रहे हैं, और इस कागज पर जो चीज लिखकर भेज रहे हैं उसकी वैधता पर सवाल उठे, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जनता के बीच में जो मैसेजिंग है वो साफ पहुंच रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 21 मार्च से ईडी की हिरासत में है, लेकिन जितनी सियासत उनकी गिरफ्तारी को लेकर शायद नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा बड़ी सियासत
अब उनके हिरासत में रहने पर लेकर हो रही है। हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई परिपाठी, एक नई परंपरा शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा है और वो दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हूं, जेल में रहकर भी सरकार चला सकता हूं। आपने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जब तक आप उसे सिद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं जेल में रहूंगा, सरकार चलाता रहूंगा। अब अरविंद केजरीवाल ने जो किया है वो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो जुडिशियल रिमांड में है, इसके बावजूद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने 2 आदेश पारित किए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के जेल से भेजे गए आदेश पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त विरोध कर रही है। पूछ रही कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने बिना कोर्ट की मंजूरी के, बिना जेल मैनुअल के अप्रूवल के ये आदेश कहां से पारित कर दिए। और यह बात यहीं से नहीं शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यह है, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस बात पर अब जांच शुरू कर दी है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रहते हुए, रिमांड में रहते हुए कागज और कलम कहां से मिला। जेल मैनुअल के हिसाब से आप बिना परमिशन के जेलर के कागज और कलम नहीं ले सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो आप अपने वकील के जरिए ही कर सकते हैं। लेकिन यहां तो कमाल हो गया साहब, एक नहीं 2 आदेश पारित हो गए। एक आतिशी जी के पास पहुंच गया, एक सौरभ भारद्वाज जी के पास पहुंच गया, एक में वो पानी की बात कर रहे हैं, दूसरे में उन्होंने दवाइयों की बात कर दी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बड़े पैमाने पर खड़ा हो रहा है। क्या इन आदेशों की संवैधानिक वैधता है? जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, इस पर कई तरह की विवाद होते रहेंगे। और यह आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है साहब कि आखिरकार ये पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से क्यों बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इतनी लिबर्टी कैसे ले ली? एक आम कैदी की हिमाकत हो सकती है क्या कि वो जेल के भीतर से इस तरह की चीजें कर सके? तो आइए अब आपके सामने हम इसको इस अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जेल में रहकर कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि जब वो जेल के भीतर हैं तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, लेकिन लगाने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह कहना पड़ेगा कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो दिल्ली में राज्यपाल शासन कैसे लग सकता है? क्योंकि बहुमत से चुनी हुई सरकार है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। फंस गए ना? यही बात हम आपके सामने रखना चाहते थे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। जो तमाम संविधान विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो जब तक चाहें तब तक इस्तीफा नहीं दे सकते हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल के भीतर बिताया है बतौर मुख्यमंत्री। ये अपने देश में इतिहास के तौर पर दर्ज हो गया है। इसके पहले रिमोट कंट्रोल सरकार की बातें होती थी। हर कोई लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के राबड़ी मॉडल की बात करता है। या तो एक वो मॉडल था जहां अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, या फिर हेमंत सोरेन का मॉडल है जहां पे अपने विश्वास प्राप्त को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल वो अपनी पत्नी का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं, वो भी पब्लिक सिंपैथी के लिए। जरा देखा आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी जगह से उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे। उनके आदेश को पढ़ती हैं और कोई नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि कानूनी तौर पर उनकी पत्नी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही। भारत का झंडा है, शहीद भगत सिंह और अंबेडकर का फोटो लगा है, इसमें क्या गलत? इसके बाद क्या सरकार जेल से चलाई जा सकती है? हाँ, यहां पर फंसता है मामला। यहां पर इसलिए मामला फंसता है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस कानून की धारा 8 का एक तीसरा हिस्सा है जो कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे में उसे खुद ब खुद बर्खास्त समझा जा सकता है। अब यहां पर पते की बात यह है कि यह कानून अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होता, क्योंकि अभी तक उनका जुर्म सिद्ध नहीं हुआ है और जब तक उनका जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक यह कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसे में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें जरूर हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल के भीतर अपने कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें
जेल से अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो ऐसी बैठक करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या उनके सामने ये आएगी कि जो तमाम कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उनके पास पहुंचेंगी, जिस पर हस्ताक्षर एक मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, उन तमाम कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को उन तक पहुंचाने के लिए जेल के माध्यम से होते हुए उसे पहुंचना पड़ेगा। गोपनीयता को लेकर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होगा, क्योंकि अगर जेलर के पास वो फाइल पहले पहुंच रही है, जेलर उस फाइल को पहले पढ़ रहे हैं, तो गोपनीयता तो जाहिर सी बात है ध्वस्त हो जाएगी। तो ये तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ एक जनप्रतिनिधि होने के अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, यानी हर महकमे में किस तरीके से कामकाज चल रहा है, इसकी तुरंत जानकारी, फौरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए। उनके मंत्री उनसे मिलकर यह ब्रीफिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मुलाकात का वक्त निर्धारित होता है। अपने वकील से कोई भी व्यक्ति जो जेल में है, जो कि रिमांड पर है, वो एक बार दिन में आधे घंटे के लिए मिल सकता है। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के लोगों से वो मुलाकात कर सकता है, आधे घंटे के लिए। अब ऐसे में मंत्रियों से मुलाकात कैसी हो, इसका तो कोई प्रावधान है ही नहीं। इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई जिसमें एक मुख्यमंत्री जो कि आरोपी हो वो जेल के भीतर पहुंच गया हो। तो ऐसे में विधानसभा और उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद इन तमाम गोपनीयता के साथ साथ आने वाली बातों को लेकर एक बहुत ही असमंजस स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार चलेगी तो कैसे चलेगी। अब इसमें विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शीर्ष श्रीवास्तव जी। उनके मुताबिक सरकार चलाने का मौलिक अधिकार नहीं है आज अरविंद केजरीवाल को। दूसरा पेच यहां पर जो फंसा हुआ है, जो हमने अभी आपके सामने रखा था कि आदेशों पर वो दस्तखत कैसे करेंगे, फाइलें उन तक कैसे पहुंचेंगी, फाइलों पर उनका सिग्नेचर बड़ा जरूरी है। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो व्यवहारिक मसला है वो अरविंद केजरीवाल के लिए फंसता हुआ दिखाई देता है। अब यह बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में रहते हैं और वहीं से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं, तो इस मामले को लेकर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। या तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अपनी रिपोर्ट बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति आ गई है। ऐसे में राष्ट्रपति से अनुमोदन किया जाए कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए, या दूसरा इसका रास्ता यह है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह जानने की कोशिश की जाए कि क्या नैतिकता के पैमाने पर अरविंद केजरीवाल का बतौर मुख्यमंत्री बने रहना जेल के भीतर सही है या नहीं। इन दोनों में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, और इस बात में आप जानते होंगे जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया, उसके अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह मामला कोर्ट के सामने है, संज्ञान में। अब दूसरा बड़ा मसला जिस पर हम राजनीति की बात करते हैं वो ये निकल कर आता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अगर जेल के भीतर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहते हैं, जनता के बीच संवाद उनका जारी रहता है, उनकी पत्नी उनका माध्यम बनकर जनता के बीच में पहुंचती रहती हैं, उनके तमाम मंत्री जनता के लिए काम करते रहते हैं और उनके इशारे पर दिल्ली की सरकार चलती रहती है, तो 3 मसले जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आते हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस, डीडीए और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन तीनों को छोड़ने के बाद तो बाकी सारी चीजों पर अरविंद केजरीवाल का डंका वैसे ही बजता रहेगा और फिर उनके टेप पंजाब, गोवा, गुजरात सब जगह चलते रहेंगे और कहा जाएगा कि देखिए वो कितने सताए हुए हैं। यानी कि सहानुभूति पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल को मिलती दिखाई देगी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात किया, एलजी ने ऐसी सिफारिश की, परसेप्शन ये जाएगा कि एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप गौर करके देखें तो बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कितनी वाक्य आपको याद है? याद कीजिएगा जरा। नहीं याद आ रहा ना भाई, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां 356 को मूंग चने की तरह रोज दिन चबाते हुए लोग लागू कर दिया करते थे। बीते 10 सालों में अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही 356 का इस्तेमाल हुआ है, या दरअसल ना के बराबर हुआ है। प्रेसिडेंट रूल ना के बराबर लगा है पूरे देश के किसी भी राज्य में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा जोखिम क्यों उठाएगी?
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते कम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो गेम खेला गया था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई गेम खेल दिया, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत जबरदस्त नाइंसाफी हो गई है, उनका जो एक वोटर का तबका है वो यही विश्वास करता है। उस गेम में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल अभी कोई एग्जिट रूट नहीं है। लेकिन यहां जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई एक मकसद हो सकता है तो वो ये कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने कारनामों की वजह से जेल जाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, और जेल में रहते हुए वो कैंपेनिंग के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटर्स तक पहुंचने में होगा। वो जो कन्वर्जन रेशियो है, जहां लोगों के भीतर जाकर, लोगों के भीतर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी गारंटी और उसके साथ साथ उनके तमाम काम को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है, उसमें काफी सफलता मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में इसका कितना फायदा मिलेगा या इसका नुकसान होगा, ये आने वाले 10-15 दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तो तय समझिए कि गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 3 से 5 सीटों पर कोशिश कर सकती थी अपने आप को बचाने की, जहां अरविंद केजरीवाल का थोड़ा असर पड़ सकता था, वो 4 से 5 सीटें अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित है। पंजाब में चुनाव प्रचार अब से भगवंत मान के कंधों पर रहेगा। भगवंत मान की स्वीकार्यता पंजाब में कितनी है, ये हम में से किसी से छिपी नहीं है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी का फायदा मिलने के आसार हैं। हरियाणा में भी, और उसके साथ साथ दिल्ली में जहां एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सूंघा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अपने 5 उम्मीदवारों को बदलते नहीं, 5 सिटिंग एमपी को बदला है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका है जहां वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ बना सकते हैं। अब लोग यहां पर नैतिकता और तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप को सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर आप घटनाक्रम को सामने देखें, 7-8 ईडी के समन को दरकिनार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री। किसी भी एक समन का जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी अरविंद केजरीवाल के लिए कि जिस आदमी ने एंटी करप्शन की मुहिम के जरिए अपने आप को खड़ा किया, अपनी पार्टी को खड़ा किया, देश में एक नए बदलाव की भूमिका को निभाने में सक्रिय तौर पर सामने रहा, आज उसी व्यक्ति, उसके करीबियों पर तरह तरह के आरोप हैं, और सबसे बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे जी। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी में हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में हो, या किसी और एजेंसी की कस्टडी में हो, और रिमांड कोर्ट से मिला हो क्वेश्चनिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बिना इन्वेस्टिगेटर के परमिशन के कोई भी पत्र लिखना, कोई भी आदेश देना, एक तो उसकी वैधानिकता नहीं है। दूसरा, जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो रिमांड ऑर्डर के समय माननीय अदालत ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और निर्देश जारी किए, यानी कोई पत्र लिखने से पहले, कोई आदेश जारी करने से पहले, कुछ और जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी अति आवश्यक है।